अभिवादन स्वीकार करें उमाशंकर का। इतिहास में हम आपके बीच में उपस्थित हैं पिछले दिन से राष्ट्रवाद को लेकर। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं इसकी चर्चा पिछले दिन हम लोगों ने किया था। आज हम राष्ट्रवाद के सफर की शुरुआत करते हैं यूरोप से, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद से। जब ख्याल आता है यूरोप में राष्ट्रवाद का, उस पर जब हम विचार करते हैं तो स्वाभाविक प्रश्न पैदा होता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रस्फुटन कहाँ से हुआ, उसका प्रसार कहाँ से हुआ और उसका पोषण कहाँ से हुआ। प्रस्फुटन, प्रसार और पोषण, ये तीन कहाँ से हुआ, इन तीनों पर अगर हम दृष्टि डालते हैं, तीनों की खोज करते हैं, तलाश करते हैं, तो हम पहुंचते हैं फ्रांस। यानी फ्रांस की से ही यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रस्फुटन हुआ, वहीं से उसका प्रसार भी हुआ और यूरोप के राष्ट्रवाद को पोषित करने का कार्य भी फ्रांस ने किया। दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हुई है जो संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। वैसे तो प्रत्येक घटना का अपना एक प्रभाव क्षेत्र होता है, लेकिन कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं होती है जिनका प्रभाव क्षेत्र वैश्विक होता है, व्यापक होता है। ऐसी घटनाओं पर जब हम बात करें तो 4 घटनाएं कम से कम इतिहास में ऐसी नजर आती है। ढेर सारी घटनाओं में 4 ऐसी जिसके वैश्विक परिणाम हुए। 1689 की इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, 1776 की अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, 1789 ईस्वी की फ्रांस की राज्य क्रांति और 1917 ईस्वी की रूस की क्रांति। ये चारों ने विश्व में एक अपना व्यापक प्रभाव डाला और इन घटनाओं के बाद विश्व में अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए। हम बात करते हैं जब यूरोप में राष्ट्रवाद की, तो फ्रांस की राज्य की क्रांति हमें समझना पड़ेगा, उसे जानना पड़ेगा। यूं फ्रांस की राज्य क्रांति के बारे में विशेष जानकारी हम लोग करेंगे, विशेष चैप्टर ही उसका जब हम पढ़ेंगे फ्रांस की राज्य क्रांति उसमें। लेकिन आज हम बात करते हैं फ्रांस में राष्ट्रवाद की। तो फ्रांस में राष्ट्रवाद में फ्रांस की राज्य क्रांति की भूमिका क्या है, समझना पड़ेगा। सबसे पहले क्रांति के समय की स्थिति क्या थी। तो जिस समय फ्रांस में राज्य क्रांति हुई, राज्य शब्द का जब यहाँ उल्लेख होता है तो राज्य, राष्ट्र, देश के व्यापक मतलब समान अर्थ है। तो जिस समय फ्रांस में राज्य क्रांति हुई, उस समय फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन था, सामंती व्यवस्था थी और बुर्बो राजवंश का शासन था। बुर्बो राजवंश की बात जब की जाएगी तो शुरुआती शासक उसके पराक्रमी थे। उन्होंने बहुत फ्रांस को मजबूत किया, लेकिन कालांतर में उनके जो वंशज आए वो अपने पूर्वजों की कीर्ति को कायम नहीं रख सके। उनमें निकम्मापन था और निकम्मेपन के साथ साथ उनमें जो एक अलग सी विसंगति थी वो थी उनका आलसी होना, आराम परस्त होना, विलासी होना। और इन तमाम दुर्गुणों के बीच एक जो सबसे बड़ा दुर्गुण उनका था वह था जनता का शोषण करना। उनके हितों की तो अनदेखी करते ही थे, उनका शोषण करते थे। तमाम परिस्थितियां ऐसी आई कि धीरे 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 जन आक्रोश हो गया, जनता राजवंश से, बुर्बो राजवंश से त्रस्त हो गई और किसी भी प्रकार से फ्रांस को आजादी दिलाना चाहती थी। ऐसी स्थिति में लुई 16वां के समय में फ्रांस में राज्य क्रांति हुई। 1789 ईस्वी की फ्रांस की राज्य क्रांति में क्रांतिकारियों ने 3 आदर्श स्थापित किए, 3 आदर्श अपने निश्चित किए। वो 3 आदर्श थे स्वतंत्रता, संप्रभुता और बंधुता या भ्रातृत्व कह ले, स्नेह कह ले। स्वतंत्रता हर व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति अपनी प्रतिभा का, व्यक्ति अपनी संभावनाओं का समुचित उपयोग करे। संप्रभुता शब्द का अर्थ है कि मालिकत्व किसी एक व्यक्ति में नहीं होनी चाहिए। जब सामंती व्यवस्था थी, वहां बुर्बो राजवंश का शासन था, तो केवल राजा और राजा के कुछ सामंत ही सारे निर्णय लेते थे और राष्ट्र कुछ विशेष नहीं था। लेकिन फ्रांस की राज्य क्रांति ने आदर्श रखा कि संप्रभुता राष्ट्र में निहित होनी चाहिए, राजा में नहीं। और बंधुता लोगों के बीच में महसूस किया गया कि जब तक व्यापक तौर पर
भाईचारा, स्नेह, प्रेम के भाव पैदा नहीं होंगे, तब तक ऐसा नहीं हो सकता है कि हम सफल हो पाए। उस समय फ्रांस में जब बुर्बो राजवंश था, तो उस समय वहां स्टेटस जनरल नाम की एक संस्था थी। वो जब स्टेटस जनरल की समंत्री लोग यानी कुछ राजा के जो सलाहकार लोग थे, उनकी बैठक होती थी। बाद में यह भी खाना पूर्ति होने लगी और उसके बाद तो बैठक भी बंद कर दी गई थी। लेकिन ये कहने के लिए था कि राजा अकेले शासन नहीं करता है, परंतु राजा अपने सहयोगियों के साथ, अपने मंत्रिमंडल के साथ शासन करता है। उसकी बैठक होती थी। फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद स्टेटस जनरल को खत्म कर दिया गया और स्टेटस जनरल के स्थान पर नेशनल असेंबली आई। नेशनल असेंबली में लेकिन सारे लोग सम्मिलित नहीं थे। एक्टिव सिटीजन्स जो थे, फ्रांस के जो सक्रिय राजनेता थे, सक्रिय व्यक्ति थे, सक्रिय नागरिक थे, और उसकी सक्रियता के कुछ उदाहरण, कुछ शर्तें होगी, उसकी चर्चा भी हम नहीं करते, लेकिन उनके द्वारा चुन करके भेजे जाते थे नेशनल असेंबली में सदस्य। तो नेशनल असेंबली गठित की गई स्टेटस जनरल के अंदर। नेशनल असेंबली को हम कह सकते हैं आज जो हमारा जो उच्च सदन है, उच्च सदन स्टेटस जनरल ध्यान में रखेंगे कि खत्म कर दिया गया, नेशनल असेंबली बनाया गया। इस नेशनल असेंबली ने फ्रांस के लिए संविधान का निर्माण किया। फ्रांस को एक नया झंडा मिला, वह झंडा का कलर तिरंगा था। फ्रांस को एक राष्ट्रीय झंडा दिया गया और फ्रांस में जो प्रांतीय भाषाएं थी, क्षेत्रीय भाषाएं थी, छोटे छोटे स्तर पर सबको खत्म करके महसूस किया गया कि राष्ट्र को एकीकृत करने के लिए राष्ट्र की एक भाषा होनी चाहिए। राष्ट्र की इस भाषा के लिए फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इस प्रकार से बहुत सारे परिवर्तन किए गए। राजा के अधिकार को बिल्कुल सीमित कर दिया गया और उस नेशनल असेंबली ने ही कन्वेंशन के लिए चुनाव करवाया। कन्वेंशन का गठन हो। कन्वेंशन को हम ऐसे कह सकते हैं लोकसभा या प्रतिनिधि सदन, जिस प्रकार से होता है। कन्वेंशन शब्द का अर्थ सम्मेलन से भी होता है। तो यह एक प्रतिनिधि सदन था। नेशनल असेंबली ने 1789 ईस्वी की क्रांति के बाद राजा के साथ क्या किया? लुई 16वां को हटा दिया गया, अपदस्थ कर दिया गया और नेशनल असेंबली ने फैसला किया कि उनकी अधिकार को सीमित कर दिया जाए, उनके पास कोई विशेष अधिकार न रहे। लेकिन उनके लिए थोड़ा सा उदारता बरती थी नेशनल असेंबली में। परंतु कन्वेंशन ने फैसला सुनाया दिसंबर 1792 ईस्वी में कन्वेंशन का फैसला आया कि हर वह नागरिक, हर वह व्यक्ति जिसने सामंती व्यवस्था को मदद किया था, हम उसके साथ कठोरता से पेश आएंगे, उनके साथ कोई मर्सी नहीं किया जा सकता है। और कन्वेंशन ने तत्कालीन राजा, बुर्बो राजवंश के राजा लुई 16वां को और मेरी अंतोनिया के लिए फांसी की सजा सुनाई। लुई 16वां को चौराहे पर गिलोटिन एक यंत्र था विशेष, जिससे कि उल्टा टंग करके सिर को नीचे कर दिया जाता था, पैर को ऊपर कर दिया जाता था और उस गिलोटिन से लुई 16वां के सर को धड़ से अलग कर दिया गया। कुछ दिन बाद उनकी पत्नी, तत्कालीन फ्रांस की रानी मेरी अंतोनिया का भी अंत हो गया। हमने कहा जैसा कि इसकी विशेष चर्चा हम फ्रांस की राज्य क्रांति में करेंगे। इस प्रकार बुर्बो राजवंश का समापन हो गया, अंत हो गया। जब इस घटना को निकट से देखा फ्रांस के आस पड़ोस के क्षेत्र ने, तो ऑस्ट्रिया प्रशा ने फ्रांस के ऊपर आक्रमण कर दिया। फ्रांस के कुलीन वर्ग के लोगों ने, मध्यम वर्ग के लोगों ने अपने इस ऑस्ट्रिया प्रशा के इस आक्रमण को अपने विरुद्ध एक युद्ध की बात कहा और फिर सैन्य अभियान शुरू हुई और धीरे धीरे फ्रांस के लोगों ने अपने सैन्य अभियान के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा की। एक उस समय मार्सिले राष्ट्रगान था, हो गया बाद में। उस समय मार्सिले के गीत गाया करते थे। यह गाना है, गीत है, जिस गीत को गा गा करके फ्रांस के लोग अपने में बंधुता, राष्ट्रीयता की भावना विकसित करते थे और राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है इसे बताने की कोशिश करते थे। हालांकि तमाम उस समय के जो फ्रांस के पड़ोसी यूरोपीय कंट्री थे, देश थे, उन्होंने किसी प्रकार से जो फ्रांस में जो राजशाही खत्म हो रही थी उसको बचाने की हर संभव कोशिश की।
लेकिन ऐसे उसमें सफलता नहीं मिली। इन्हीं परिस्थितियों में नेपोलियन का उदय हुआ, और नेपोलियन का जब उदय हुआ तो नेपोलियन ने अपने सैन्य अभियान में जहाँ जहाँ तक नेपोलियन पहुंचा वहाँ वहाँ फ्रांस की राष्ट्रीयता, फ्रांस के आदर्श और फ्रांस का जो राष्ट्र प्रेम था इसको भी पहुंचाया। इस प्रकार से ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली में फ्रांसीसी सेना पहुंची, और इस तरह से कह सकते हैं हम कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ, यह प्रसार फ्रांस से शुरू हुआ। फ्रांस ने उसका पोषण किया, और फ्रांस ने ही उसको यूरोप में फला फूला फ्रांस के प्रयासों से। क्रांतिकारियों का एक मानना था कि हम फ्रांस के लिए ही केवल ये स्वतंत्रता, संप्रभुता और बंधुता के शब्द नहीं रखेंगे, वरन यह संपूर्ण यूरोप में फैलाएंगे। संपूर्ण यूरोप के बाद संपूर्ण दुनिया, लेकिन फिर इनका उद्देश्य शुरुआत में था संपूर्ण यूरोप में। तो एक नजर फिर से हम डाल लेते हैं। एक चीज जो मैं बताना भूल गया, 21 जनवरी की तारीख थी 1793 ईस्वी की, कि जब लुई 16वां को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था। एक नजर फिर से हम डाल देते हैं स्टेटस जनरल। बुर्बो राजवंश के समय फ्रांस की परिषद थी, बैठक थी। स्टेटस जनरल के स्थान पर ही नेशनल असेंबली का गठन किया गया था। कन्वेंशन फ्रांस का जो नया संविधान बना उसके अनुसार गठित किया गया। गिलोटिन ये एक फांसी देने वाला, सर को धड़ से अलग करने वाला एक विशेष मशीन था। मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रगान हुआ करता था। और हम अगले वीडियो में, अगले क्लास में देखेंगे कि किस प्रकार से नेपोलियन के अभियान ने फ्रांस की शक्ति को मजबूत किया, और कैसे नेपोलियन फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ, और नेपोलियन का अभियान किस प्रकार से शुरू हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।